Do wars have any rules if it is between two nations? 25th April 1945, San Francisco, California, one among the 50 states of United States of America. 50 countries gathered at one place when entire world was going through Cold War session. Only 50 countries gathered. What about 193 sovereign states who are independent, who are nations, fewer kingdoms? Why they are not participated in that particular session, in that particular conference in San Francisco that happened in USA? When wars were happening in entire world, especially in European countries, especially in Asian countries, especially in African countries, in other continents, there were wars were taking place. जब यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में वॉर्स हो रहे थे और कोल्ड वॉर हो रहा था पूरी दुनिया में, हमें किसी को नहीं पता था कौन किसको कब और कहां अटैक करेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर का जब सेशन चल रहा था तब 50 कंट्रीज के लोगों ने वॉशिंगटन में जमा हुए 1945 25 अप्रैल। इसका रीजन क्या है? वॉर्स क्यों हुए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हो गया? इसकी वजह क्या है? फ्रैंकलिन रोजवेल्ट कौन था? विंस्टन चर्चिल कौन है? इनका क्या रोल है? इंडिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर क्यों नहीं है? देयर इज वन बिग रीजन फॉर दैट। इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम। इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ यूनाइटेड किंगडम एट दैट टाइम। जब भी हम देखते हैं कि दो नेशंस आपस में वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि यार इन दोनों को स्टॉप कौन करेगा, इन दोनों में सही कौन है, गलत कौन है, इन दोनों में अटैक करने के लिए मजबूर कौन है और किसका सपोर्ट किया जाए। अब मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हो रही है, वॉर डिक्लेयर कर दिया इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बम है और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है। पाकिस्तान इंडिया पे गिरा दे, इंडिया पाकिस्तान पे गिरा दे। ये होना है या नहीं होना है, ये कौन डिसाइड करेगा? इंडिया पाकिस्तान? इंडिया पाकिस्तान डिसाइड नहीं कर सकता ये, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके अलावा इंडिया पाकिस्तान में और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स भी रहते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स का इन्वेस्टमेंट कैपिटल लगा हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है बहुत सारे लोगों ने, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, इंडस्ट्रीज में लोग बसते हैं यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के। अगर किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री पे अटैक कर दिया तो उन सिविलियंस की हिफाजत कौन करेगा? वहां की हेरिटेज बिल्डिंग्स की हिफाजत कौन करेगा? वहां की ट्रेजरी की हिफाजत कौन करेगा? वहां के बच्चों के एजुकेशन की हिफाजत कौन करेगा? उन सबको प्रोटेक्शन कौन देगा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कौन करेगा? बॉर्डर्स कौन डिसाइड करेगा? अगर चलो वो दोनों कंट्रीज आपस में बैठते हैं समझौते के लिए, तो समझौते का मुखिया या हेड कौन होगा? If any memorandum of understanding is happening between two enemy nations, अगर किसी ने बाद में अग्री किया या डिसअग्री किया तो वो लेके कहाँ जाएगा अपनी परेशानी? तो उसके लिए है ये साहब। ये कौन है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके खैर 6 ऑर्गन्स हैं, उसमें से अभी 5 ही बचे हैं। अब रही बात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में कौन बैठेगा? यूनाइटेड नेशंस में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, या है तो कौन चेयरमैन बनेगा, या इसके मेंबर्स कौन होंगे? इंटरनेशनल लेवल पे कौन डिसाइड करेगा कि कौन से कंट्री सही है, कौन सा नेशन गलत है, किसका सपोर्ट करना चाहिए, किसको स्टॉप करना चाहिए, किसको ट्रीटी के लिए मजबूर करना चाहिए, किसी को अग्रीमेंट के लिए मजबूर करना चाहिए, या कोई 2 एनिमी नेशंस में कॉन्फ्रेंस हो तो कहाँ हो? अगर 2 नेशंस में अगर कोई परेशानी हो तो कहाँ हो? तो यूनाइटेड नेशंस में कौन डिसाइड करेगा? अच्छा, यूनाइटेड नेशंस कौन है? किसी 2 कंट्रीज में कोई भी परेशानी आ रही है तो सबसे पहले देखा जाता है कि यूएनओ का क्या कॉल है, यूएनओ ने क्या कहा, यूएन ने क्या अपनी तरफ से क्या ओपिनियन दिया, कौन सही है कौन गलत है। अब फॉर एग्जांपल अभी ईरान, इजराइल, फलस्तीन, लेबनान एक वॉर चल रहा है ना अभी, तो इसमें यूएन का क्या रोल है? अगर यूएन बोले तो क्यों बोले? अभी इजराइल का तो मामला एक अलग है, क्योंकि इजराइल यूएन का प्रोडक्ट है। जब यूएनओ बना था तो इजराइल भी तभी बना था, यूएनओ ने ही इजराइल को बनाया था। उसका रीजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो एपिसोड अलग है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज यूएनओ हियर। टू अंडरस्टैंड यूएनओ तो हमें यूएनओ के बचपन में जाना पड़ेगा। अगर यूएनओ बना है, पैदा हुआ है, तो बचपन तो होगा ना।
चलो हम ऐसे समझते हैं, अगर बचपन होगा तो इसका बाप भी तो कोई होगा। तो यूएनओ को किसने जन्म दिया? चलो अगर यूएनओ को जानना है, इसके बाप को जानना है, तो हम इसके खानदान को जानते हैं। अगर इसके खानदान को जानना है तो हम हेनरी डोनाल्ड साहब को जानने की कोशिश करते हैं। हेनरी डोनाल्ड 1859 से कुछ याद आया? 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने भी किया था, ब्रिटिश के खिलाफ वॉर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हमने, चाहे वजह जो भी हो, रीजन जो भी हो, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, उसको बात साइड में रखिए। 1857 में हमने कम से कम ब्रिटिश के खिलाफ आवाज तो उठाई, उनसे कुछ कहा कि भाई आप लोग क्यों? तो हमने जफर साहब को लाके बिठाया यहाँ पे, मुगल एम्परर को, कि भाई आप ही हमारे बादशाह हो। वो भी 80 साल के थे उस वक्त। उससे भी पहले देयर वाज वन वॉर, कम से कम 100 साल पहले, वो हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका अगेंस्ट ब्रिटिश। इन 1859 हेनरी डोनाल्ड, सॉरी मैं इनको साहब कह रही हूँ, हेनरी डोनाल्ड। तो हेनरी डोनाल्ड एक स्विट्जरलैंड का एक सिटीजन था। तो हेनरी डोनाल्ड एक बिजनेसमैन था। तो हेनरी डोनाल्ड स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, एक बिजनेसमैन था। ये बिजनेस कहाँ करता था? ये इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करता था भाई। तो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कहाँ करता था? ये अल्जीरिया में बिजनेस करता था। अल्जीरिया कहाँ पे है? अफ्रीका का नर्दर्न पार्ट, नर्दर्न अफ्रीका। नर्दर्न अफ्रीका अब तो खैर वो नेशन है, कंट्री है। उस वक्त नर्दर्न अफ्रीका का जो अल्जीरिया का जो रीजन है वो फ्रेंच के कंट्रोल में था। और फ्रांस किसके कंट्रोल में था? नेपोलियन थर्ड के कंट्रोल में था। नेपोलियन थर्ड वाज रूलिंग फ्रांस एट दैट टाइम। अब हेनरी साहब अल्जीरिया में बिजनेस करते थे, तो इनको नेपोलियन थर्ड से बात करनी है ना, तो फ्रांस जाना है ना बात करने। तो नेपोलियन थर्ड तो इटली में बैठे थे, क्योंकि इटली भी वो कब्जा कर चुके थे। और इटली में सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इटली हो रहा था। किसके खिलाफ? नेपोलियन थर्ड के खिलाफ, अगेंस्ट फ्रेंच। द वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इटली। तो ये साहब गए सॉल्फेरेनो नामी एक शहर में, जो कि इटली का शहर था, 1859 में। जब हेनरी वेंट टू मीट नेपोलियन थर्ड सॉल्फेरेनो इन इटली, वहां पे ये जाके क्या देखते हैं? सेकेंड वॉर ऑफ इटली अगेंस्ट फ्रांस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इटली। तो यहाँ पे लगभग 40,000 सोल्जर्स जख्मी पड़े थे। सॉल्फेरेनो के एक जंग के मैदान में लगभग 40,000 सोल्जर्स जख्मी पड़े थे। अब बिजनेसमैन है भाई स्विट्जरलैंड का, प्रॉब्लम अल्जीरिया में, बिजनेस अल्जीरिया में करता था, अफ्रीका में। नेपोलियन से बात करने के लिए गया था। सॉल्फेरेनो में जैसे उसने देखा कि लगभग 40 से ज्यादा लोग जख्मी पड़े हैं, औरतें विडो हो चुकी हैं, बच्चे अपाहिज हो चुके हैं, ऑर्फन हो चुके हैं, एनवायरनमेंट पूरा खराब हो चुका है, इंडस्ट्रीज जला दी गई हैं, एनवायरनमेंट सारा खराब कर दिया है, सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, कोई हेल्प नहीं, कोई नर्सिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं। जब इसने देखा तो ये भूल गया कि ये आया किस लिए था। नेपोलियन से मिलना नहीं मिलना, इसलिए सारा भूल गया। तो इसने अपनी जान लगा दी वहां पे। इसने सबकी मदद में, जो इसके पास पैसा था, जो इसके पास फंड था, उसने सारा फंड इनकी नर्सिंग में, इनकी देखभाल में, इनकी इलाज में, इनके घर पहुंचाने में, सोल्जर्स को या उनके घर वालों को मिलाने में इसने लगा दिया। तो जैसे इसने अपना सारा सब कुछ लगा दिया, लगाने के बाद ये वापस जेनीवा आया। जेनीवा आने के बाद वहां से भी बहुत सारे लोगों से इसने जाके मदद मांगी। मदद मांगने के बाद इसने फिर से जाके वापस उनको हेल्प की। और ये जहां जहां पे भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वो वक्त था, ये 18th सेंचुरी, यू कैन से 19th सेंचुरी, एक ऐसी सेंचुरी थी अप टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऐसा वक्त था यूएनओ के पैदा होने तक हर कोई एक दूसरे को काटना, पीटना, नोचना, मतलब जो कुछ कर सकता था, जिसको जहां पे जैसे कहीं भी कैसे भी अटैक करता था। अब हेनरी ने ये देख के ही केम टू जेनीवा। जेनीवा आने के बाद इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है ए मेमोरी ऑफ सॉल्फेरेनो। इसने एक किताब लिखी और उस किताब में इसने सारा सब कुछ लिखा जो इसने देखा था। और इसके पास जो भी पैसा था, ये अपने बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करना छोड़ दिया। अल्जीरिया अफ्रीका सारा भूल गया ये, और इसने सारा ध्यान यहीं पे दिया। एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन who decided in mid of 19th century, he was the first person who thought about nursing, who thought about injured soldiers, जो जख्मी सोल्जर्स हैं, जो जख्मी आर्मी के लोग हैं, जो
सिविलियंस हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन सब के बारे में इसने सोचा। तो इसने जेनीवा आके बहुत सारे लोगों से भी मदद ली। मदद लेने के बाद ही फॉर्म्ड जेनीवा सोसाइटी फॉर पब्लिक वेलफेयर इन 1863। जेनीवा सोसाइटी फॉर पब्लिक वेलफेयर 1863। After few years, he formed Geneva Society for पब्लिक वेलफेयर। तो अभी हम देखते ना, तो बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, बहुत सारे जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बिजनेस सेंटर हो गया, उस तरह की बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कॉन्फ्रेंसेस है, ये सारी चीजें हम देखते हैं जनरली जेनीवा में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन साहब ने किया था, पहला इनिशिएटिव लिया था कि ही केम टू जेनीवा, ही केम टू स्विट्जरलैंड, दैट इज हिज होम कंट्री। तो आने के बाद इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कंट्रीज को इन्होंने अपनी तरफ से, अपनी कंट्री की तरफ से या अपने जो साथियों के साथ मिलके इन्होंने एक लेटर लिखा सारे कंट्रीज को, सारे यूरोपियन कंट्रीज को इन्होंने एक इनविटेशन दिया कि आप सब आइए हम मिल बैठ के बात करते हैं। कोई भी कंट्री में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप जंग लड़ते हैं या कोई अटैक कर देता है, एक दूसरे पे अटैक हो जाते हैं, लेकिन अटैक होने के बाद जो उस कंट्री के सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा, उनके ह्यूमन राइट्स पे कौन ध्यान देगा या ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कौन ध्यान देगा, ये सारी चीजें बैठ के डिसाइड करने के लिए ही called one conference. He called approximately all European countries for a conference in Geneva. वही जेनीवा कन्वेंशन कहलाता है। आगे चल के परमानेंट इंटरनेशनल कमेटी बनी आफ्टर फ्यू डेज, जो 1863 में ही थी। जेनीवा सोसाइटी फॉर पब्लिक वेलफेयर था, तो वही परमानेंट इंटरनेशनल कमेटी बनी, जिसमें लगभग 18 कंट्रीज के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किया इन्होंने। और उसमें से फ्रेंच था, डच था, ब्राजील था, स्पेन था, डेनमार्क था, इटली था, नीदरलैंड था, क्रोएशिया था, इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और उसी पार्टिसिपेशन या उसी कॉन्फ्रेंस या उसी कन्वेंशन को कहा जाता है जेनीवा कन्वेंशन। जेनीवा कन्वेंशन के बाद नेशन सोसाइटी के नाम से यूरोप के हर कंट्री में, नेशन सोसाइटी के नाम से यूरोप का हर कंट्री अपने अपने कंट्री में, अपने अपने नेशन में, अपने अपने स्टेट में नेशन सोसाइटी के नाम से एक फाउंडेशन या एक कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी। मतलब बहुत पॉपुलर हुआ नेशन सोसाइटी के नाम से। तो आगे चल के ये सारी सोसाइटीज मिलके, स्पेशली स्विट्जरलैंड ने 1876 ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस देखा होगा आपने, एम्बुलेंस के ऊपर होता है, कहीं भी हॉस्पिटल हो तो रेड कलर का बोर्ड होता है, उसमें व्हाइट कलर का क्रॉस लगा हुआ होता है, मतलब प्लस बना हुआ होता है, रेड क्रॉस। आप देखना स्विट्जरलैंड का झंडा भी रेड क्रॉस का बना हुआ है, स्विट्जरलैंड के झंडे में भी रेड क्रॉस बना हुआ है। जब आप देखोगे स्विट्जरलैंड का मतलब फ्लैग, उसमें भी रेड क्रॉस बना हुआ है। तो स्विट्जरलैंड में 1876 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस बनाई गई। 1876 ICRC 1876 इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस बनाई गई। इस कमेटी का मेन पर्पस क्या था? रेड क्रॉस कहाँ पे होता है? रेड क्रॉस आपने देखा होगा हॉस्पिटल में होता है। रेड क्रॉस देखा होगा आपने, एक रेड कलर का बोर्ड होता है और उसमें व्हाइट कलर का प्लस बना होता है। और ये एम्बुलेंस के ऊपर भी होता है, जहां जहां पे मेडिकल सर्विस या मेडिकल फैसिलिटी या हॉस्पिटल्स कहीं भी इस तरह की चीजें होती हैं, रेड क्रॉस बना हुआ होता है। या फर्स्ट एड बॉक्स होता है, वहां पे रेड क्रॉस बना होता है। 1876 में ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस बनाई गई। कहां पे बनाई गई? जेनीवा में बनाई गई। किसने बनाई? हेनरी डोनाल्ड हेडेड एंड ही लेट इट हैपन। और ये बिजनेसमैन थे, लेकिन इनको एक पर्सनल लॉस हुआ था बहुत बड़ा। अब वो पर्सनल लॉस ये था कि ही हैड हिज बिजनेस इन अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका में था। अब इन्होंने ध्यान पब्लिक वेलफेयर पे दिया गया था, सोसाइटी के वेलफेयर पे दिया गया था, इन्होंने ध्यान बहुत सारा अपना बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया इन्होंने। तो उसकी वजह से इनको अपने पर्सनली बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉसेस हुए। अब क्योंकि बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉसेस हुए, तो इन्होंने क्या किया? इन सब चीजों पे ध्यान दिया। अब कई बार क्या होता है ना, कई दफा क्या होता है ना कि जब आप किसी का भला करते हो, किसी का अच्छा करने की कोशिश करते हो, तो लोग आपको कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल ही लेते हैं कि अपनी बुराई करने के लिए। तो लोगों ने इनको ये ब्लेम किया क्योंकि
ये इसके लिए बहुत सारा इंटरनेशनल नेशन से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारा फंड लेते हैं, और क्योंकि इनका बिजनेस यहाँ पे खराब हो चुका है तो ये यहाँ पे बहुत सारा फंड लेते हैं, फ्रॉड करते होंगे। वॉर्स के ड्यूरेशन में जो जितने सारे फौजी हैं, जितने सारे आर्मी हैं या सिविलियंस हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो फंड आता है, जो मटेरियल आता है, जो मेडिसिन आते हैं, ड्रग आते हैं, उन सब का फ्रॉड करते होंगे। इस बात से इनको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया इंटरनेशनल लेवल पे। ये छोड़ के चले जाते हैं, और जाने के बाद फिर से कुछ दिनों बाद इन 1901 में इनको मिलता है नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज, जो फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज था, वो हेनरी डोनाल्ड को दिया गया था, क्योंकि ही इज द ओनली रीजन जिनकी वजह से यूएन वो बनाया गया, जिनकी वजह से यूएन वो से पहले लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस से पहले आईसीआरसी बनाया गया, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जो कि किसी भी दो नेशंस में अगर वॉर होता है तो उस वॉर में इंजोर हुए आर्मी को, मिलिट्री को या आर्मी को या सिविलियंस को या वहां के हेरिटेज को, वहां की सिटीज को, वहां के बच्चों को, वहां के विडोज को, वहां के एजुकेशन को, वहां के एनवायरनमेंट को, वहां के क्रॉप को, वहां के इंडस्ट्री को, वहां के मटेरियल को, वहां के रिवर्स को, हर एक चीज को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा लेता था आईसीआरसी। इनका मेन एजेंडा था कि हम किसी के भी बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, जैसे कि जेंडर बायस हो गया, जैसे कि कलर बायस हो गया कि ब्लैक है, व्हाइट है, एशियन है, यूरोपियन है, या यूरोपियन है अमेरिकन है, या यूरोपियन है अफ्रीकन है। इन सब चीजों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। मान लो किसी कंट्री ने फंड दिया है, किसी ने नहीं दिया है, लेकिन दोनों जब जंग में लड़ते हैं तो दोनों को तकलीफ होती है, दोनों को प्रॉब्लम होती है, तो इनका एजेंडा ये था कि हम दोनों की मदद करेंगे। तो इन्होंने दोनों की मदद की। अब इनका पर्सनल लॉस ये हुआ कि इनको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया और ये ही वेंट अवे। आफ्टर सम टाइम इन 1901 इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जो कि फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज था इनके लिए, हेनरी डोनाल्ड को। लेकिन ये जो नोबेल पीस प्राइज है इनको किसी के साथ शेयर करना पड़ा, और वो शेयर करना पड़ा था फ्रेडरिक पैसी के साथ। अब फ्रेडरिक पैसी कौन थे? फ्रेडरिक पैसी को पैसिफिस्ट कहा जाता है। फ्रेडरिक पैसी को पैसिफिस्ट कहा जाता है। पैसिफिस्ट का मतलब क्या है? फ्रेडरिक पैसी को पैसिफिस्ट कहा जाता है। पैसिफिस्ट का मतलब है वो इंसान जो वॉर या वायलेंस में बिलीव नहीं करता। ही इज एक्चुअली इकोनॉमिस्ट, इन्होंने इकोनॉमिक्स पे किताब भी लिखी है, ऑथर हैं ये, और ही इज ऑल्सो ए पॉलिटिशियन। आईसीआरसी, व्हाट इज आईसीआरसी? जब हेनरी साहब को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद में ये स्विट्जरलैंड के हेडन नामी एक जगह, एक गांव में आए। वहां पे एक हेडन नामी एक जगह पे, वहां पे एक मेडिकल रिजॉर्ट था, वहां पे ही पास्ड अवे। ही गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज in 1901, Henry Donald, and he is the person who is responsible for ICRC. International Committee for Red Cross took birth in 1876. ICRC क्या करता है? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 4,20,000 सोल्जर्स को घर पहुंचने में मदद की थी आईसीआरसी ने, और उनकी फैमिलीज को लेटर्स पहुंचाए थे। उनकी फैमिलीज को बताया गया कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ ही कंट्रीज थे, कुछ एक कंट्रीज के अगेंस्ट। एक तरफ था जर्मनी और दूसरे थे अलाइड कंट्रीज, जिसमें आते हैं इटली, जापान, फ्रांस और ब्राजील। उसके बाद एक और चीज हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस, जो कि 1920 में बना, और लीग ऑफ नेशंस के मेंबर थे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जापान। परमानेंट मेंबर्स थे भाई। और इसमें कौन नहीं था? यूएसए, क्योंकि आना नहीं था ना, अपने रेवोल्यूशंस में, अपने बिजनेस में बिजी थे, लड़ने दे रहे थे कि लड़ो भाई लड़ो, और सब एक दूसरे पे टूट पड़ रहे थे। और बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो बेसिकली हो ही रही थी यूरोप में, बाहर कहीं पे इटकू पिटकू चुटू होता था, लेकिन यहाँ पे इंटू पिंटू चिंटू लीग ऑफ नेशंस बनाया इन्होंने लीग ऑफ नेशंस को बना के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म कर दी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, ये अलाइड पावर्स के खिलाफ थी। कौन? जर्मनी। इंटू पिंटू चिंटू
एक तरफ, सारा आलम एक तरफ और जर्मनी एक तरफ। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल एंडेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ट्रीटी ऑफ वर्साइल एंडेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो क्या होता है ना, जब आप सब मिलके एक इंसान को परेशान कर रहे हो, जब सब मिलके एक पे सारी जिम्मेदारी डाल दी कि भाई तू ही वजह है, तू ही जिम्मेदार है, तुमने किया, कोई देखेगा कितना हद होती है ना लेने की, जुल्म सहने की। तो इससे पहले कहा गया कि तू आर्मी नहीं रख सकता, इसने कहा ओके डन। इससे कहा गया कि तुम खर्चा दोगे, इसने कहा ओके डन। इससे कहा गया कि तुम किसी पे अटैक नहीं करोगे, इसने कहा ओके डन। इससे कहा गया कि तुम खाना नहीं खा सकते, इसने कहा ओके डन। इससे कहा तो कि तुम पानी भी नहीं पी सकते, इसने कहा ओके डन। और इससे कहा गया कि अब तुम सांस नहीं ले सकते, इसने कहा ओके डन। लेकिन इसको किसी ने नहीं कहा कि तुम दोबारा अटैक नहीं कर सकते। एंड दिस जर्मनी really had enough of everybody। तो जर्मनी ने क्या किया, he prepared for second world war। चलो second world war हुई, लेकिन लीग ऑफ नेशंस क्या कर रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो लीग ऑफ नेशंस का हनीमून पीरियड चल रहा था। तो लीग ऑफ नेशंस क्या कर रहा था, हनीमून पे गया हुआ था। तो उसके साथ हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग द डिटेल्स ऑफ वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड हिस्ट्री, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट the conferences, conventions and the organizations। किसके बाद क्या क्या हुआ, किसके बाद कौन आया, and the reasons behind we can go through it later in world history।